वेलकम। जय हिंद प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये देखिए सेकंड पेपर है। ये सेकंड पेपर है, इसका हम सिलेबस पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए ये सिलेबस के साथ साथ हमने इस सिलेबस को इस हिसाब से डिजाइन किया है जिससे कि आप सिलेबस भी समझ जाएं क्या क्या पढ़ना है, और इससे अंत तक आपके 3-4 क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएं। क्योंकि हम इस हिसाब से बताएंगे कि लास्ट तक जब ये आप पूरा सिलेबस तो समझ लेंगे, उसके बाद आप 3-4 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आपको लिखने को दे दिया जाए, आप आसानी से लिख देंगे। देखिए, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है, ये सारा कुछ। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 40। ये 40 होते हैं प्रश्न। देखिए, इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, और 15 क्वेश्चन होते हैं अतिलघुत्तरी। ये होते हैं अतिलघुत्तरी, और 10 क्वेश्चन होते हैं ये लघुत्तरी। ठीक है, 10 क्वेश्चन लघुत्तरी होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 40। और ये नंबर का कितना ऑब्जेक्टिव आता है? 1 नंबर का, अतिलघुत्तरी आता है 1 नंबर का, और लघुत्तरी आता है 2 नंबर का। तो ये पूर्णांक हो जाता है 50। 50 का हो जाता है आपका पूर्णांक, जिसमें से आपको 50 में से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर 25 से एक भी नंबर कम हुआ आपका, तो आपका बैक लग जाएगा। तो अभी से अच्छे से मेहनत करनी है। हम आपको बहुत आसान भाषा का यूज़ करेंगे, जिससे कि आप कम से कम रटना पड़े और अच्छे से अपनी सारा सिलेबस आपका तैयार हो जाए, ठीक है? और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। ये सारी हमारी यही आप मेरा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाए जाएँ। बस आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हम रेगुलर से हर रिलेटेड जानकारी या कोई भी जानकारी होगी, तो हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे और आपको पता चलती रहेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला लेसन है, देखिए पहला चैप्टर है शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य। शिक्षण का क्या अर्थ है? देखिए, तो इसका उद्देश्य मेन, शिक्षण का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं है। शिक्षण का मेन मतलब ये नहीं होता कि हम केवल जानकारी देते जाएं। इसका मेन मतलब उद्देश्य होता है कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना। कि बच्चे का देखिए बौद्धिक विकास हो सके और सामाजिक विकास हो सके और नैतिक विकास हो सके, ठीक है। और अगला लेसन है संप्रेषण, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। एक देखिए, अब इस लेसन में हम कम्युनिकेशन, ये सबसे इजी लेसन है। इसमें इस हिसाब से देखिए कुछ चीज़ों को हम आपको बता देंगे कि आप इसे दोबारा तो पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसान लेसन है। बस आपको तरीका, बस कहे बोल तो रहे हैं हम, मेन मतलब है कि किस हिसाब से बताया जाए जो आसान, बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम बता देंगे, ठीक है? अगला लेसन है देखिए तीसरा, शिक्षण के सिद्धांत। हर अच्छी पढ़ाई के पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि पढ़ाई का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें हम ये बताएँगे कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। ये है बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो ये बाल केंद्रित होनी चाहिए। हम बच्चे को केंद्र में रख कर पढ़ाएँगे, कि इस हिसाब से पढ़ाना है कि बच्चे को, मतलब हर चीज़ बच्चे के हित में होनी चाहिए, ठीक है? कोई कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को पहले हम ध्यान में रखेंगे कि वो बच्चे को समझ में आएगा या नहीं, या बच्चे के स्टैंडर्ड का है या नहीं, ठीक है? ये सारा कुछ हम तीसरे लेसन में पढ़ेंगे। फिर है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र यानी महत्वपूर्ण नियम, जो पढ़ाने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। जैसे आसान से मुश्किल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए। ये क्या है? देखिए, पहले हम उस चीज़ को बताएँगे जो पहले आसान चीज़ हो। जैसे कोई भी सवाल है तो हम पहले पहले आसान सवाल बताते हैं, इसके बाद हम कठिन की तरफ जाते हैं, जिससे कि आसानी से समझना आसान हो। फिर दूसरा क्या है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जैसे ये क्या है? जो जानकारी आपको पता हो, जैसे जिस बच्चे को, जैसे कोई जानकारी हमें बताना है, कोई चीज़ बताना है, तो पहले हम वो बताएँगे जो बच्चों को मालूम है। फिर उसी से संबंधित उसको हम अज्ञात, जो चीज़ नहीं मालूम है, वो रिलेट करके बताएँगे। तो जैसे हम समझ लीजिए कोई जानवर के बारे में बताना है हमें। देखिए किसी जानवर के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, तो वो उदाहरण लीजिए जो बच्चों को उसके बारे में पता हो। जैसे हम गाय के, मान लीजिए हम कोई जानवर है उसके हम गाय के बारे में समझाना है, तो बच्चे गाय के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो इस हिसाब से उस जानवर का उदाहरण लीजिए जो बच्चे जानते हो। तो देखिए अगला लेसन है 5वां, शिक्षण की प्रविधियाँ। मतलब शिक्षण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? तो एक है व्याख्यान विधि, एक है प्रदर्शन विधि, एक है समूह चर्चा विधि, एक है समस्या समाधान विधि। ये सारी बहुत ही आसान है, बस इसमें एक-एक कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, आप बहुत आसान से इसे सीख जाएँगे, ठीक है? अगला देखिए छठा लेसन है शिक्षण की नवीन विधाएँ। तो शिक्षण की नवीन विधाएँ कौन-कौन सी हैं? देखिए उपागम जिसे हम कहते हैं, देखिए समय के साथ पढ़ने के तरीके भी बदलते रहते हैं, और पारंपरिक पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टूल्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी नई विधाएँ भी अपनाई जा रही हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया और भी रोचक और प्रभावी हो रही है। ठीक है? जैसे क्या है, शिक्षण की कौन-कौन सी विधाएँ हैं? अगर देखिए पहले क्या था, हम गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। गुरुकुल में, अब गुरुकुल से क्या हुआ, गुरुकुल से शिफ्ट हुए तो हम स्कूल में आ गए।
ठीक है? स्कूल में अब स्कूल से शिफ्ट हुए, अब ज़्यादातर शिक्षा क्या हो गई है? ऑनलाइन। अब ज़्यादातर एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। ऑनलाइन में क्या फ़ायदा रहता है? हम बहुत उसे किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा मनोरंजन के साथ पढ़ा सकते हैं। वैसे जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो उसमें हम चित्र दिखा सकते हैं। चित्र के माध्यम से हम उन्हें किसी चीज़ को समझाना है तो हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। नहीं तो हम अगर किसी और चीज़ की जानकारी देना है तो हम उसे और गहराई में जाकर हम उसका वीडियो दिखा देते हैं, कोई छोटा क्लिप, वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, जिससे बच्चों को और आसानी से समझने में आसानी होती है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ने जैसे अब अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही लाभदायक हो गई है बच्चों के लिए, ठीक है? देखिए 7वां चैप्टर है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। आइए देखते हैं। देखिए इसका सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? माइक्रो टीचिंग यह तकनीक है जिसमें शिक्षक को छोटे-छोटे समूह में पढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है। उसमें उनकी शिक्षण क्षमता, आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण कौशल बढ़ता है। देखिए छोटे-छोटे टुकड़ों में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे क्लास हमें पढ़ाना है तो किसी जैसे एक लेक्चर में हमें कुछ छोटी थोड़ी चीज़ें बतानी है। फिर थोड़ा इसके बाद अगले दिन हम दूसरा लेक्चर रखेंगे, उसमें थोड़ी चीज़ें बताएँगे। इस प्रकार धीरे-धीरे करके वो सारा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम देखिए पहली क्लास 1 रखते हैं, थोड़ा उसमें बताते हैं, फिर थोड़ा करके दूसरी क्लास रखते हैं, फिर तीसरी क्लास रखते हैं, तब जाकर पूरा कोर्स मतलब तब जाकर वो चैप्टर पूरा करते हैं। इससे क्या होता है, आप थोड़ा-थोड़ा करके आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर हम एक साथ सारा कुछ ले लें, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएँगे और आप कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए पहले बच्चों को क्या करना है, छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ाना है। देखिए अगला क्या है, शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या हैं? देखिए, शिक्षण को अगर शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से पढ़ाना है तो कौन-कौन से कौशल आने चाहिए अध्यापक को? तो एक प्रभावी बोलने की कला होनी चाहिए, ठीक है? समझाने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? और सही प्रश्न पूछने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है? बच्चे को पढ़ाई के लिए किस हिसाब से प्रोत्साहित किया जाए, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस लेसन में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? अगला है 9वां लेसन, अपेक्षित अधिगम स्तर। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। अधिगम स्तर को हम यह समझते हैं कि किसी विद्यार्थी ने विषय को कितनी गहराई से समझा है। देखिए अगले लेसन में 9th में 9वां लेसन में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए अगला है 10वां लेसन, शिक्षण अधिगम सामग्री। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किताबों के अलावा कई अन्य चीजें भी मदद करती हैं, जिन्हें हम शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। जैसे चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, डिजिटल टूल्स आदि, इनका उपयोग पढ़ाई से ज्यादा प्रभावी बनाता है। जैसे आप ये सब चीज़ें, जो डिजिटल कार्ड, फ्लैश कार्ड, टूल्स, ये जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज जाएँगे, सरकारी स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाने जाएँगे, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे गिनती सिखाने के लिए गिनतारा का प्रयोग किया जाता है। फ्लैश कार्ड यूज़ किए जाते हैं, डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और चार्ट के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है और मॉडल दिखाए जाते हैं। जैसे कोई मैप दिखाना है, भारत का मैप दिखाना है, तो वहाँ पर उन्हें नक्शा दिखाया जाता है, जिससे कि वो हर राज्य और उसकी जगह के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। फिर 11वां लेसन क्या है? उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएँ। उत्तम यानी एक अच्छी शिक्षण सामग्री में ये विशेषताएँ होनी चाहिए। एक अच्छी शिक्षण सामग्री में कौन-कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए? तो एक है आसान और स्पष्ट हो, रंगीन और आकर्षक हो, विषय के अनुरूप हो और सीखने में रुचि बढ़ाने वाली हो। देखिए जब आपका टीचिंग लगेगी जब आपकी टीचिंग लगेगी तो क्या होता है देखिए, टीचिंग के दौरान आप 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल जाएँगे। वहाँ पर आप देखना, जो स्कूल की दीवार होती है अंदर रूम में, तो चारों तरफ देखिए, यहाँ पर चारों तरफ दीवार पर पेंटिंग से एक साइड में देखिए गिनतियाँ लिखी होंगी। एक साइड में गिनती लिखी होती है, एक साइड में देखिए एबीसीडी लिखी होंगी और एक साइड में कहीं कुछ चित्र बने होंगे, पक्षियों के नाम लिखे होंगे और एक तरफ दिनों के नाम। ये इस हिसाब से क्यों लिखा जाता है? जिससे कि बच्चे ये इन चीज़ों को चित्र के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है और वो आनंद लेते हुए ये सारा कुछ सीख जाते हैं। फिर 12वां लेसन क्या है देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग, रख-रखाव में सावधानियाँ। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए है। देखिए इसमें क्या है देखिए, अधिगम अच्छी अधिगम सामग्री बनाना और उसको सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसे साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सके। जैसे अब जब हम आप सबको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जैसे बाल विकास और शिक्षा अधिगम, ये सारा जब सिलेबस हम आपको पढ़ाएँगे तो आपको एक कॉपी बनानी है। ये कॉपी आप इस हिसाब से बनाइए और उसमें हम शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आप नोटबुक बनाइए जिसमें आपको शॉर्ट में बहुत चीज़ें लिखनी है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके लिखनी है। क्योंकि जब लास्ट में जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, तब ये आपको काम मिलेगा। आपको बहुत अच्छा ये काम देगी, क्योंकि आप तब रिवीज़न करने के लिए जो आप किताब में आपने अपने नोटबुक में सारा कुछ नोट किया होगा, ये सारा लिखने के लिए, याद करने के लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे
देखिए, एक छोटा-सा रजिस्टर खरीद लीजिए या कोई नोटबुक ले लीजिए जिसमें क्या है आप सारा कुछ ही नोट करते रहिए। ये जब आप सारा कुछ नोट करते रहेंगे और अपने हाथों से हैंड राइटिंग से, क्योंकि जब अपना लिखा आपको बहुत जल्दी याद होगा। अगर कोई दूसरा कोई लिख दे और इसके बाद देखिए आपको याद करने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप खुद से लिखेंगे ये सारा नोट्स, तो आप दोबारा जब परीक्षा टाइम होगा तब इतना टाइम नहीं होता कि आप वीडियो जाकर देखें। तब आपको यही काम आएगा। आप अपने नोट्स उठाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। अब लास्ट में हम एक बहुत ही आपको की पॉइंट बता रहे हैं इसमें। डीएलएड में देखिए मोस्टली देखा गया है क्या है, बैक लगने का रीजन क्या है। डीएलएड देखिए इतना टफ नहीं है, लेकिन इस हिसाब से क्योंकि लोग कुछ लापरवाही कर जाते हैं और कुछ गलत दिशा निर्देश उन्हें मिल जाते हैं, जिस वजह से उनका बैक लग जाता है। देखिए डीएलएड में सिलेबस इतना नहीं है, बस सब्जेक्ट ज्यादा है, लेकिन सिलेबस नहीं, मेन प्रेशर होता है 3 पेपर का और कुछ नहीं होता है। 3 पेपर एक दिन में होते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमें सिलेबस इतना पढ़ना है, हमें जरूरत है इतने की, जैसे इतने पानी की हमें जरूरत है, हम पानी जैसे पी सकते हैं इतना, और हमें पिला दिया जाए अगर मान लीजिए इतना, इतना पानी पिला दिया जाए, तो क्या हम ये सब पी पाएँगे? नहीं ना। उसी प्रकार हमें सिलेबस पढ़ना इतना होता है, छोटा-सा सिलेबस हमें इतना पढ़ना है शॉर्ट में, और हमें आप लोगों को पढ़ाया क्या जा रहा है ये, इतना बड़ा। इस वजह से और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम दिया नहीं, आपको इतना अनुभव है नहीं, तो आपको जो बताया जा रहा है वो आप पढ़ते जा रहे हैं। बस आप थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और खुद सोचिए कि 25 नंबर का पेपर जैसे जो आता है, एक 25 वाला होता है, एक 50 वाला, तो देखिए उसमें हमें पढ़ना बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट नोट में पढ़ना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन में आप कितना लिखेंगे? 2 नंबर में बस बहुत 3 या 4 लाइन बस, हो गया। अगर इसके सोचिए कि हम हाई स्कूल, इंटर की तरह पूरा कॉपी भरने में लग जाएँ, पेज भरने में, तो वहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न यही होता है कि लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। शॉर्ट नोट बनाइए और स्मार्ट तरीके से पढ़िए, फालतू की चीज़ें से बचिए। बस यही है, अगर फालतू चीज़ों से आप बच गए, तो आपका बैक नहीं लगेगा। हम आपको इस हिसाब से बताएँगे कि आपको राजन सीरीज ना पवन सीरीज ये कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वैसे ही इतना शॉर्ट तरीके से और शॉर्ट नोट आपको बनवा देंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़ कर आएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बस आपको क्या करना है, हमसे जुड़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे ही जुड़िए, आपको जहां मन लगे वहां जाइए पढ़िए, लेकिन बस देखिए कि फालतू चीज मत पढ़िए, क्योंकि आपका बैग नहीं लगना चाहिए। इस हिसाब से पढ़िए। खुद आप सिलेबस उठाकर देख लीजिए, जब इतना सिलेबस है नहीं तो उसमें पढ़ना इतना क्या है। तो बस आपको मेन स्मार्टली पढ़ना है और थोड़ा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।